हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन हमारे प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स हैं अक्टूबर 2024 के, उसका कुछ पार्ट कवर किया था, जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने उस पार्ट में कवर किए थे और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे उनमें ऑप्शंस नहीं होंगी, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस होगा, इट विल बी फॉलोड बाय डायरेक्ट आंसर। और इसका बेनिफिट बेस्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अपना आंसर अपने माइंड में सोचिए, कॉपी के ऊपर चाहे तो लिख लीजिए और फिर वीडियो को रीस्टार्ट करके देखिए कि गिवन आंसर क्या है, यानी दोनों आंसर को कंपेयर करिए। इससे आपका माइंड एप्लीकेशन होगा और आपको इस सेशन का एडवांटेज ज़्यादा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट में हम CICRA कहते हैं, इफ लाइसेंस ऑफ ए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैज बीन कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CIC shall tag such CI as in the CIR। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस कैंसिल कर दे। कोई NBFC है, कोई HFC है, कोई बैंक है, अगर उसका काम बंद करवा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सो CI क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तो ये बैंक भी हो सकता है, ये NBFC भी हो सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हो सकती हैं। तो अगर उनके लाइसेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल कर देता है तो जो उनके एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उनकी जानकारी CICs के पास होगी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास होगी। तो जब भी वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में CIC उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उस CIC के बारे में क्या लिखेगा, तो व्हाट विल बी मेंशन्ड बाय CIC ऑन द क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो CIC हैव बीन डायरेक्टेड कि उनको लिखना पड़ेगा लाइसेंस कैंसल्ड एंटिटी। उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो ये CIC को साथ में लिखना पड़ेगा जब क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू RBI सर्कुलर अपडेटेड गाइडलाइंस ऑन सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ARCs are to become member of how many CICs? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने एक सर्कुलर को अपडेट किया है। ये सर्कुलर किसको रिलेट करता है? सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बाय ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इंफॉर्मेशन सबमिट करना। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ARCs को कितनी CIC का मेंबर बनना होगा? तो दे हैव टू बिकम मेंबर ऑफ हाउ मेनी CICs? तो हमारे पास कितनी CICs हैं? 4 CICs हैं, तो कितनी CICs का मेंबर बनना होगा अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2024 में अपडेट की। इनके मुताबिक ऑल द 4 उनके साथ इसको मेंबरशिप लेनी होगी, क्योंकि इससे पहले जो मेंबरशिप थी ARC की वो केवल एक CIC के साथ थी। नाउ अब उन गाइडलाइंस को अपडेट कर दिया है। नाउ दे हैव टू हैव membership of all CICs. Question 18. For submitting requisite data to CIC, which form is required to be used? तो जब required data CIC को सबमिट किया जाता है तो फॉर्म कौन सा है जिसको यूज किया जाता है, और वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है जो CIC को हम
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय यूज करते हैं। इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को सोचिए या कॉपी में नोट करिए और फिर कंपेयर करिए विद द गिवन आंसर। फ्रेंड, ये जो फॉर्म है ये है यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया है। तो कौन सा फॉर्म है? यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। क्वेश्चन 19, asset reconstruction companies ARCs, they are required to keep information collected maintained by them updated regularly on weekly basis, fortnightly basis, monthly basis or quarterly basis, or at such shorter interval as mutually agreed between ARC and CIC। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिगार्डिंग लोन अकाउंट्स, जो वो भेजते हैं CIC को, उसका डेटा उनको मेंटेन करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। ये रिपोर्टिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी। हमें बताना है पीरियोडिसिटी उसका क्या है, वीकली है, फोर्टनाइटली है, मंथली है या क्वार्टरली है। और ये उससे कम भी हो सकता है अगर ARC एंड CIC आपस में एग्री करें। सो इसका पीरियोडिसिटी कितना है, वीकली है, फोर्टनाइटली है, मंथली है या क्वार्टरली है। फ्रेंड, प्रीवियसली दी यूज टू बी मंथली, लेकिन अब इसको फोर्टनाइटली कर दिया है इवन फॉर ARC, क्योंकि ये सर्कुलर अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ARC से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो बैंकों के लिए ऑलरेडी फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर कर दिया है, तो CIC को इंफॉर्मेशन जो हमने भेजनी है तो अब ARCs ने भी ये फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर भेजनी है। क्वेश्चन नंबर 20, ARCs आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई रिजेक्टेड डेटा रिसीव्ड फ्रॉम CIC। समटाइम क्या होता है कि जो इस यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है CICs को, तो वो डेटा को रिजेक्ट कर देती हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं ARCs को। तो अगर इस प्रकार से डेटा को रिजेक्ट किया जाए तो उसे दोबारा कितने पीरियड में प्रोवाइड करना है, एंड अपलोड द सेम विद CIC विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच डेटा। तो जो रिजेक्शन आ गई है उसको करेक्ट करके हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन कितने पीरियड में प्रोवाइड करनी है। तो ये गाइडलाइन भी ARC के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर प्राइमरली ARC का सर्कुलर है। लेकिन हमारे लिए इक्वली रेलेवेंट है। सो इसको प्रोवाइड करना विद इन 7 डेज, मैक्सिमम पीरियड है विद इन 7 डेज। एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ATP which is authorized by RBI under ATP RBI Direction 2018 for transaction in government security is known as। तो RBI का एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथोराइज करता है एंटिटीज को कि भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए RBI की ये 2 डायरेक्शन हैं 2018 की, और ये यूज होता है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस। तो हम इस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? सो दिस प्लेटफॉर्म इज नोन एज, तो क्या कहते हैं इस प्लेटफॉर्म को? हमने नाम सुना है इस प्लेटफॉर्म का। सो ये प्लेटफॉर्म है NDSOM, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। इसकी गाइडलाइंस को रिसेंटली अक्टूबर के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया है और कुछ अपडेट किया है गाइडलाइंस को, जिनसे बने हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हु कैन एक्सेस दिस सिस्टम? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए, इसको एक्सेस कौन कर सकता है, यानी इसको कौन यूज कर सकता है? तो यहाँ पे कुछ एंटिटीज प्रोवाइड की गई हैं हमें। सो एक्सेस कौन कर सकता है? एनी पर्सन और एंटिटी विच इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो कोई भी पर्सन हो, कोई भी एंटिटी हो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस या उनके रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो एक्सेस कौन कर सकता है? एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है।
Question 23. Wherein an entity can directly execute a transaction on NDS OM platform and such transactions are settled in its own subsidiary general ledger account. This will be known as which type of access? अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है ट्रांजैक्शन को एनडीएस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस ट्रांजैक्शन का जो सेटलमेंट है उसके अपने एसजीएल अकाउंट में होना है, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में होना है, तो इस टाइप की एक्सेस को हम कौन सी एक्सेस कहेंगे? तो एक्सेस कौन ले सकता है वो तो हमने यहां से देख लिया है। तो अगर एक्सेस इस तरह की है तो हम उस एक्सेस को क्या कहेंगे? इस एक्सेस को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सेस। सो डायरेक्ट एक्सेस क्या है? जहां पे जो एंटिटी, एलिजिबल एंटिटी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकती है ऑन एनडीएस प्लेटफॉर्म और सेटलमेंट के लिए उसके एक एसजीएल अकाउंट है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक कंडीशन है। तो उस प्रकार के एक्सेस को हम डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं इन एनडीएस। इनडायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएस अवेलेबल टू एन एंटिटी अंडर विच कंडीशंस? तो डायरेक्ट एक्सेस तो हमने देख लिया। अब इनडायरेक्ट एक्सेस, उसके लिए किसी भी एंटिटी को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं? वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24 का? देखिए जरा वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। फ्रेंड वो कंडीशन है wherein an entity undertakes its transaction through another entity। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं कर रही, इट इज डूइंग सम थ्रू अदर एंटिटी, और वो जो एंटिटी है उसको डायरेक्ट एक्सेस है एनडीएस ओएम का। तो दिस इज वन कंडीशन। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है इट इज थ्रू सम अदर ऑथोराइज्ड डायरेक्ट एक्सेस पार्टी। और सेकेंडली इट अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ द सच ट्रांजैक्शन। ये जो दूसरी डायरेक्ट एक्सेस वाली पार्टी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि सेटलमेंट की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये दूसरी कंडीशन है। तो अगर किसी को इनडायरेक्ट एक्सेस लेना है एनडीएस ओएम के ऊपर तो ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। सो वन, इट विल बी थ्रू अनदर एंटिटी जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड सेकेंडली वो डायरेक्ट एक्सेस लेने वाली पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल एंटिटीज फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएस? तो यहाँ पे कुछ एंटिटीज बताई गई हैं, इनमें से कौन सी एंटिटी आपको लगती है कि वो डायरेक्ट एक्सेस के लिए एलिजिबल है? So which of them is eligible for direct access? बैंक्स हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। हमने बताना है इनमें से कौन एलिजिबल एंटिटीज हैं डायरेक्ट एक्सेस के लिए। और डायरेक्ट एक्सेस का फीचर क्या है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली करती है, नंबर वन। सेकंड कंडीशन कौन सी है? उसका एसजीएल अकाउंट है अपने नाम से, वो दो कंडीशन को पूरा करती है तो वो डायरेक्ट एक्सेस वाली है। तो इनमें से कौन सी वो पार्टी है जो डायरेक्ट एक्सेस ले सकती है एट एनडीएस ओएम? फ्रेंड्स ये सारी की सारी ही एंटिटीज डायरेक्ट एक्सेस के लिए एलिजिबल हैं। सो 1 to 5 ऑल दे आर एलिजिबल। रादर हम ये कहें 1 to 6 ऑल, नॉट टू 1 to 5 ऑल, 1 to 6 ऑल दे आर एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 26। Entities that are eligible to seek direct access to NDS OM shall fulfill the following requirement। अगर किसी पार्टी को डायरेक्ट एक्सेस के लिए एलिजिबल होना है तो उसको कौन सी कंडीशन को पूरा करना होगा? सो दो कंडीशन ब्रॉडली ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हैं। तो एक तो कंडीशन है उसका एसजीएल अकाउंट होना चाहिए विद आरबीआई।
दूसरा, उसका करंट अकाउंट होना चाहिए विद आरबीआई या किसी भी डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के साथ। और तीसरा, उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए सिक्योरिटी सेटलमेंट की विद सीसीआईएल। तो हमने बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी। सो डायरेक्ट एक्सेस के लिए इनमें से किस किस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा इन एंटिटीज को। ये सारी एंटिटीज डायरेक्ट एक्सेस ले सकती हैं, तो इनमें से उनको किस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। तो ये रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं एसजीएल अकाउंट की। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट उसका होना चाहिए विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस अकाउंट में तो सिक्योरिटी की डिटेल होती है और करंट अकाउंट में पैसा रहता है। वो करंट अकाउंट आरबीआई के साथ भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के साथ भी हो सकता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए सिक्योरिटी सेटलमेंट सेगमेंट ऑफ सीसीआईएल की, क्योंकि ये सेटलमेंट सीसीआईएल करता है। तो 3 कंडीशन होगी डायरेक्ट एक्सेस के लिए। एसजीएल अकाउंट होना चाहिए विद आरबीआई, करंट अकाउंट होना चाहिए जिसमें फंड्स हों विद आरबीआई या डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक में, तो फिर सेटलमेंट के लिए सीसीआईएल की उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। तो ऑल दीज 3 कंडीशंस आर मैंडेटरी। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। कई स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। तो हमारा काउंटर क्वेश्चन नेचुरली होता है कि भाई आपका सिलेबस क्या, ताकि हम आपको उस प्रकार से गाइड कर सकें। तो ज़्यादातर बैंकों में एक होता है इसका जनरल बैंकिंग पार्ट जो सभी बैंकों के लिए कॉमन है, एक होता है इंटरनल सर्कुलर्स। इंटरनल सर्कुलर्स सभी बैंक वालों को अपने लेवल के ऊपर करने होते हैं क्योंकि ये हम प्रोवाइड नहीं कर पाते आपको। लेकिन जनरल बैंकिंग में जो कुछ भी आपको आता है मोर और लेस हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपका फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अगर आपके सिलेबस में फाइनेंशियल जीके है या जनरल अवेयरनेस है तो यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर भी और भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर भी आपको फाइनेंशियल एंड जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे करंट वीडियो लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। उनको यूज़ करिए और उनका फ़ायदा उठाइए। पिछले 2-3 सालों से कई बैंकों के अंदर स्केल 3, 4, 5, 6 एग्जाम के लिए केस स्टडीज़ भी पूछी जाती हैं। अब ये सारा कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, जनरल बैंकिंग हो, केस स्टडीज़ हो, तो ये मिलेगा आपको हमारे यहाँ से। बेस्ट क्वालिटी, लेटेस्ट अपडेटेड आपको ये मिलेगा, एट वेरी लो प्राइस आपको ये मिल जाएगा। इसमें वीडियो लेसन्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आरबीआई रूल्स की समरी जो है 1 साल की उसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये अवेलेबल कहाँ पे होगा? ये अवेलेबल होगा हमारी इस वेबसाइट के ऊपर nsdourschoolofbanking.com। इसके कोर्सेज पेज में जाएं और अकॉर्डिंगली आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करें। इसके अलावा ऑनलाइन रियल टाइम प्रैक्टिस ऑफ 20 मॉक टेस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये अवेलेबल है हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर gibcibonline.com के ऊपर। तो यहाँ पे आपको GIB एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट फॉर ईच पेपर। तो GIB के इन 2 पेपर्स में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इसका जो सिलेबस है वो मेजर पार्ट आपके प्रमोशन एग्जाम के साथ कॉमन है। तो दिस मीन अगर आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो फिर इस पीडीएफ क्वेश्चन बैंक को यूज़ करिए। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल करें, हम सूटेबली आपको गाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 26, एनी पर्सन एंटिटी एलिजिबल टू इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अवेल इनडायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
तो अगर इनडायरेक्ट एक्सेस लेना है तो कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? नंबर 1, इट इज नॉट एन एंटिटी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एक्सेस. नंबर 2, it does not satisfy requirement to seek direct access. Number 3, it is not granted direct access to NDS-OM. तो अगर इनडायरेक्ट एक्सेस वाली कोई एंटिटी है, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए इनमें किन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा? सभी कंडीशन को अपने लेवल के ऊपर भी रीड करें, वीडियो को पॉज कर लें बेशक, और फिर आंसर को प्रोवाइड करें. क्वेश्चन 26. सो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं. नंबर 1, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एक्सेस. यस, ये तो जरूरी कंडीशन है. इट डज नॉट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट टू सीक डायरेक्ट एक्सेस. उन रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं करती है. तीसरा, इसको डायरेक्ट एक्सेस इस सिस्टम के ऊपर प्रोवाइड नहीं है. ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. ओनली देन इट कैन हैव अप्रूवल फॉर इनडायरेक्ट एक्सेस. तो तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हुई तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगी. सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शन, ए सिस्टम प्रोवाइडर हु बाय वे ऑफ नोवेशन इंटरपोजेज between system participants in the transaction admitted for settlement, thereby becoming the buyer or every seller and the seller to every buyer for the purpose of effecting settlement for their transaction is called. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, जिसमें कई प्रकार के सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं. ये वो सिस्टम प्रोवाइडर है जो नोवेशन इंटरपोजेस के बेसिस के ऊपर बिटवीन द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ट्रांजैक्शंस एडमिट करता है फॉर सेटलमेंट, और फिर ये उनमें बायर बन जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ सेलर बन जाता है. तो इस प्रकार के जो सिस्टम प्रोवाइडर, इस प्रकार के जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, तो इन सिस्टम प्रोवाइडर्स को हम क्या कहते हैं? सो ये ट्रांजैक्शन की अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, लेकिन ये उन ट्रांजैक्शन के एक तरफ बायर बन जाते हैं, दूसरी तरफ सेलर्स बन जाते हैं, ताकि वो सेटलमेंट में किसी प्रकार का कोई इशू ना आए. तो इस प्रकार के जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल काउंटर पार्टी. तो लेट अस से देयर इज पार्टी ए, देयर इज पार्टी बी, या बैंक ए बैंक बी. बैंक ए ने सिक्योरिटी सेल करनी है बैंक बी को, लेकिन पेमेंट का झंझट हो सकता है बैंक बी पेमेंट करे या ना करे. तो यहाँ पे रोल आ जाता है एक सेंट्रल क्लियरेंस पार्टी का, सेंट्रल काउंटर पार्टी का. तो इस केस में ए जो है वही सिक्योरिटीज होंगी जो उसने बी को बेचनी है ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन सीसीपी इसको परचेज कर लेगा और इसको बेच देगा. तो जो जिम्मेदारी है सेटलमेंट की, पेमेंट की, वो सीसीपी की बन जाएगी और उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है. तो इन पार्टीज को हम कहते हैं सेंट्रल काउंटर पार्टी. द बोर्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी शुड हैव विच टाइप ऑफ डायरेक्टर्स. सो अगर कोई सीसीपी है, इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपडेट की हैं रिसेंटली. तो सीसीपी का जो बोर्ड है उसमें किस तरह के डायरेक्टर्स होंगे? नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, या मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे? किस टाइप के डायरेक्टर्स होंगे? उसके डायरेक्टर्स में ये तीनों ही तरह के डायरेक्टर्स होंगे. तो कुछ नॉमिनीज होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे. हाउ मेनी मिनिमम डायरेक्टर शुड बी देयर इन केस ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी? सो सीसीपी के मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? सो दिस इज अ क्वेश्चन. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीसीपी. फ्रेंड, सीसीपी एक कंपनी है, इसको एज ए कंपनी प्रमोट करना पड़ता है, और जब इसको एज ए कंपनी प्रमोट करेंगे तो फिर उस केस में कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना होगा. सो ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम होंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो प्रेजेंटली 3 कम से कम डायरेक्टर्स हैं पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में इट इज नंबर 2. व्हाट इज कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीसीपी? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग करनी है
तो उसका कोरम कितना होना चाहिए, यानी टोटल डायरेक्टर में से कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो व्हाट इज द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ये कोरम जो बनेगा वो 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का बनेगा, या 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स की है उसका 1/3। तो दिस मीन अगर 6 डायरेक्टर्स हैं तो उसका 1/3 हुआ 2। अगर वो 12 डायरेक्टर्स हैं तो उसका 1/3 हुआ 4। और दूसरा ऑप्शन है 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो दिस मीन पहले वाले केस के अंदर 3 डायरेक्टर्स होंगे, दूसरे वाले केस के अंदर 4 डायरेक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टर्म ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी। तो इसका जो चेयरपर्सन होगा उसकी टर्म क्या रहेगी, कितने पीरियड के लिए वो काम कर सकता है। सेंट्रल काउंटर पार्टी का चेयरपर्सन, तो इसकी जो टर्म रहेगी वो रहेगी 3 इयर्स, और 3 साल के बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अनदर टर्म। What is maximum permissible age for appointment or continuation as non-executive chairperson of CCP? अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है CCP का तो उसका एज कंडीशन मैक्सिमम कितना है फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट और एज अ कंटिन्यूएशन। सो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एज। क्वेश्चन नंबर 32, तो मैक्सिमम परमिसिबल जो एज बनेगी वो बनेगी 70 ईयर्स, 70 साल। अथोराइज्ड सेंट्रल काउंटर पार्टी, क्योंकि हर एक काउंटर पार्टी को आरबीआई अथोराइज करता है, उसको हम कहते हैं अथोराइज्ड सेंट्रल काउंटर पार्टी। अथोराइज्ड सीसीपी शैल इन्फॉर्म आरबीआई अबाउट अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शैल सेंड टू आरबीआई रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी कैलेंडर डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है या रीअपॉइंटमेंट की जाती है तो उसकी जानकारी आरबीआई को देनी होगी, कितने कैलेंडर डेज में ये जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। वर्किंग डेज नहीं, ध्यान रखना है कैलेंडर डेज हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन हैव टू बी कन्वेड विद इन 15 वर्किंग कैलेंडर डेज। व्हाट इज टर्म ऑफ एमडी ऑफ सीसीपी। अगर वो सीसीपी का एमडी है, चेयरपर्सन का तो देख लिया हमने 3 साल है, तो सीसीपी का जो एमडी है उसकी टर्म क्या रहेगी। तो एमडी की जो टर्म रहेगी वो 5 साल होगी, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर टर्म, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर्स तक, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन 35, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ सीसीपी कितनी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। अगर किसी कंपनी ने अपने आप को सीसीपी का काम करना है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए उस समय जब वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हो टू आरबीआई फॉर अप्रूवल। तो व्हाट शुड बी मिनिमम नेटवर्थ, कितनी होनी चाहिए मिनिमम नेटवर्थ। तो ये मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 300 करोड़, 300 करोड़ एट लीस्ट। A central counterparty shall hold liquid net asset funded by equity capital equal to minimum of how many months of current operating expenses। तो यहाँ सीसीपी के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि उसको लिक्विड नेट एसेट होल्ड करने पड़ेंगे, वो भी बाय इक्विटी कैपिटल। वो उसके जो करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कितने महीने के करंट एक्सपेंसेस के बराबर ये फंड्स होने चाहिए। तो उसके जो करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कितने महीने के बराबर के इन एक्सपेंसेस के बराबर का उसको इक्विटी कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा, और वो मिनिमम मंथ्स हैं। तो वो उसको कम से कम 6 महीने के करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से मेंटेन करना होंगे वो फंड्स। एंड आई एम श्योर आज का ये सेशन आपको यूजफुल लग रहा होगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन को तो उसको लाइक कर दीजिए ताकि हम और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर सके। तो कर दीजिए क्विकली लाइक। सो लाइक आप फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, लेकिन इससे बहुत सारे और स्टूडेंट का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब लाइक किए हुए सेशंस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंचाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए। और अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को
अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर दें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। इससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएंगे और आप हमारे किसी सेशन को मिस नहीं करेंगे। तो कर दीजिए क्विकली ताकि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें। सो क्वेश्चन नंबर 37, नो पर्सन शैल ट्रांसफर डाइवेस्ट सेल बाय इक्विटी शेयर ऑफ ऑथोराइज्ड सीसीपी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई if transfer of shares is equal to or more than 5% of share of CCP। यहाँ पे तो आंसर ही मैंने पहले बता दिया है। तो कोई भी पर्सन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, डाइवर्स्ट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, बाय नहीं कर सकता इक्विटी शेयर्स को किसी भी अथोराइज्ड सीसीपी के। उसको आरबीआई की परमिशन चाहिए होगी। कब? अगर वो ट्रांसफर का अमाउंट 5% या उससे ज्यादा है, इक्वल टू और मोर देन 5% ऑफ द शेयर्स ऑफ सीसीपी। क्वेश्चन 38, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2034 एप्लीकेबल फॉर हाफ ईयर अक्टूबर 30 टू अप्रैल 29, 2025। तो इस हाफ ईयर के लिए जो शुरू होता है अक्टूबर 30 से और चलेगा 29 अप्रैल 2025 तक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट कितना फिक्स किया गया है। तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स? ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इनके ऊपर हाफ ईयरली कूपन दिया जाता है। तो इस हाफ ईयर के लिए जो करंटली चल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सो इट इज 7.53% पर एनम। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 carries a coupon which has a base rate equivalent to average of weighted average rate of last 3 auction from rate fixing date, that is October 30, 2024 of 182 days treasury bill plus fixed spread of। हमने बताने वो फिक्स्ड स्प्रेड कितनी है। तो इसके ऊपर जो कूपन है तो वो एक बेस रेट के ऊपर है और वो बेस रेट एवरेज वेटेड यील्ड के बराबर है। वो भी 3 महीनों का 3 ऑप्शन का एवरेज बनाया जाएगा वेटेड, और 182 डेज ट्रेजरी बिल का वो यील्ड लिया जाएगा। हमने बताना है वो स्प्रेड कितनी है। फ्रेंड वो स्प्रेड है 0.98% का। एंड लास्ट क्वेश्चन, according to RBI's 43rd half-yearly report on management on foreign exchange reserves with reference to end September 2024, what is value of foreign exchange reserves as on October 18, 2024? So हमारे जो रिजर्व्स हैं अक्टूबर 18, 2024 के, ये चेंज होते रहते हैं एवरी वीक। तो इनका ट्रैक आप रख सकते हैं जब आपका प्रमोशन एग्जाम हो। तो जैसे आपने पॉलिसी रेट को अपडेट कर लेना वैसे ही आपने इसको भी अपडेट कर लेना है। तो हमने बताना है इन रिजर्व्स का अमाउंट कितना है। तो ये अमाउंट है 688.29 बिलियन, जिसमें गोल्ड रिजर्व्स 598.24 बिलियन के शामिल हैं। तो आपको इस गोल्ड रिजर्व का फिगर भी याद रख लेना है और इसका फिगर भी याद रख लेना, लेकिन कब का? जब आप एग्जाम के लिए जाएं उस समय क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर आज के ये क्वेश्चन आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। अब क्योंकि ये सारे के सारे रिसेंट क्वेश्चंस हैं तो इनमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। अभी तक भी हमारे जिन स्टूडेंट ने इस सेशन को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश नहीं किया तो वो क्विकली करते जाएंगे। तो चलिए, हमारा ये 2 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हुआ। आई एम श्योर आपने पहले पार्ट को भी वॉच कर लिया होगा। अगर पहले पार्ट को आपने वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कर लीजिए। तो चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।